प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ टास्टा और आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले असम्बलियां तोड़ेंगे ना हुकूमत छोड़ेंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया। हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने के लिए जरदारी ने जाल बिछा दिया। चौधरी शुजात से मुलाकात, पंजाब में बड़े अपसेट का इम्कान। नून पीटीआई ने अपने मेंबरान पक्के ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क की सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल, सरमायाकारों ने पैसा मार्केट से खींच लिया, डॉलर्स बेकाबू, मुल्क की मईशत संभालने की बजाय हुकूमत ऑपोजिशन अपनी सियासत बचाने में मसरूफ। इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने कायम मकाम चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर के समन जारी कर दिए। कल 1:30 बजे तलब आर्टिकल 6 लगाने की भी धमकी दे दी। नैब हुकाम ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अहकामात मानने से इनकार क्यों किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे और जो ये एक अभी लेटेस्ट मूव है और जिस तरह से विक्ट्री का निशान बनाते हुए जरदारी साहब बाहर निकले, तो क्या क्या मुमकिनात हो सकती हैं। और इस वक्त पंजाब की जो सिचुएशन है, क्योंकि एक जो मीटिंग्स होनी थी उसमें जो चीज़ एक कंसेंसस के साथ सामने आई है कि हमजा शहबाज को रोक दिया गया इस्तीफा देने से, और इट मींस कि देयर स्टिल एन अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल कमर जमा कैरा साहब ने हमें ज्वाइन करना था, अभी शायद उन्होंने, मैं चाह रहा था हमारे साथ मौजूद नहीं है, जैसे ज्वाइन करते हैं चले वो ज्वाइन करते हैं तो उस पर बात करते हैं। आमिर मतीन साहब के पास ही बड़ी आज अहम खबरें हैं, कोई पंजाब के हवाले से जी, वो हमने रोक के रखी हुई थी, रोक के रखी हुई नहीं रोक के नहीं, मगर ये बिल्कुल जो आपने पॉइंट रेज किया कि सारी, क्योंकि सियासत का महवर जो है वो पंजाब बना हुआ है और 22 तारीख को वहाँ वोट सीएम का पड़ेगा, तो अभी फिलहाल वहाँ पे सफ़ें बिछ चुकी हैं, अपने अपने होटलों में वो बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। खबर ये है कि अभी ये जो आसिफ जरदारी साहब की आ रही है वो 2-3 दिन से चौधरी शुजात से राब्ते में थे, और अभी ये जो टीवी पे खबर चल रही है कि वहाँ से वो आपके बकौल विक्ट्री का निशान बना के निकले हैं, तो उनका बड़ा इसरार है और वो जोर लगा रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब अपना असर इस्तेमाल करें। बहरहाल पीएमएलक्यू इस वक्त जो है उनके 10 वोट हैं, वो किंग मेकर हैं, और फिलहाल वो परवेज इलाही साहब दोनों तरफ से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर वो नून लीग पीटीएम की तरफ चले जाएं तो वहां से भी बन सकते हैं, और वो इधर से भी बन सकते हैं ऑफ कोर्स पीटीआई की तरफ से। लेटली उनका झुकाव पीटीआई की तरफ है और आगे जा चुके हुए हैं। मगर चौधरी शुजात साहब जो हैं, खानदान में काफी दरार तो आ गई हुई है, मगर उन्होंने अपने भतीजे और भांजे मुनिस इलाही के मुतालिक 1-2 दफा तनकीद की है, मगर परवेज इलाही के मुतालिक नहीं की। और उनके पास ट्रम्प कार्ड ये है कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि जनाब आप परवेज इलाही को ही वोट डालें, मगर नून लीग की तरफ से डालें। तो वहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश शायद परवेज इलाही साहब को भी की जाए कि वहाँ पे आपने चीफ मिनिस्टर बनना है तो इधर से बने, और उसका वो आर्गुमेंट ये दे रहे हैं ठीक है कि वहाँ से जो है शायद जल्दी असेंबलियों पैकअप करने का, डिसॉल्व करने का आ जाए, तो अगर वो पीटीएम की तरफ से बनते हैं तो शायद वो 1.5 साल के लिए भी चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, और यहाँ के इस्लामाबाद की भी गवर्नमेंट बैठती है। कायरा साहब है तो उनसे कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। कमर जमान कायरा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि भाई आप ही अपनी खबर की बुनियाद पे कायरा साहब से मेरा ख्याल सवाल पूछ लें, आप ही स्टार्ट करें। बड़ी आपने अहम खबर आपने मेरा ख्याल ब्रेक की है, तो कायरा साहब ही इज इन बेस्ट पोजीशन टू। आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं पता नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया शायद, तो मैं खबर दे रहा था कि आसिफ जरदारी साहब की जो पहले तो वेलकम टू द शो कायरा साहब। आमिर भाई जरा कायरा साहब को वेलकम टू द शो कह लें कि उनकी मेहरबानी, फर्स्ट टाइम उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनका बड़ा शुक्रिया सर, वी आर ग्रेटफुल। आप सर सवाल पूछें सर। नहीं सर, मैं आपका मशहूर, और आप दोनों मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। आप जब मुझे प्रोग्राम में बुलाएं वैसे बुलाएं, मैं हर तरह हाजिर। सर डन सर जी, वी विल बी आस्किंग यू इन, आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे फ्यूचर में सर, वी विल डू दैट। बहुत शुक्रिया। तो हम अब मेरे से ये इसलिए भी गुस्ताखी हुई है कि कायरा साहब से इतना पुराना ताल्लुक है और इनके खानदान से पूरे ताल्लुक है कि वो फॉर ग्रांटेड लेके ये दफा हम अपना जो है एक इस वजह से ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कायरा साहब, मैं अभी ये खबर बता रहा था कि आसिफ जरदारी साहब की जो चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है, तो वो मेरी इत्तला ये है कि चौधरी शुजात साहब बहरहाल पीएमएलक्यू के प्रेसिडेंट हैं, और ये उनका इख्तियार है कि वो पार्टी को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो कह सकते हैं कि किस तरह वोट दें। अगर उनकी
हुक्म की हुक्मदुली हो तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि वोट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि वो वोट नहीं भी काउंट कराई जाएगी। तो इस वक्त वहाँ पे ये एक बड़ी जो जोड़ तोड़ के अंदर ये एक बलला की आपकी क्या इतलाएं हैं? आमिर साहब दोनों बड़े साथी हैं, जानते हैं बारीकियों को। मैं तो ज्यादा कानूनी बारीकियां नहीं जानता, लेकिन एक बात है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ है वो पार्लिमानी लीडर के कहने पे लगता है। पार्टी लीडर जो होता है वो पार्लिमानी लीडर बाजुकात नहीं होता, बाजुकात होता है, बाजुकात नहीं होता। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग के पंजाब के अंदर पार्लिमानी लीडर जो हैं वो शायद चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। वो चौधरी शुजात साहब किसी और को ट्रांसफर करें तो और बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो फैमिली इतनी दूर तक जाएगी। चौधरी शुजात साहब से मेरी भी मुलाकात रही। वैसे भी वो उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे तो नहीं हटेंगे। वो इस वक्त इत्तेहाद का साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरा उनका साथ सियासी इत्तेफाक नहीं है, सियासी इख्तलाफ रहा हमेशा, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि चौधरी शुजात साहब इस वक्त अपने इत्तेहाद का साथ तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो चौधरी परवेज इलाही साहब की चीफ मिनिस्ट्री के लिए कोशां या दुआ गो या जो भी कह लीजिए वो जरूर रहे होंगे। अब सवाल यह है कि क्या वो पीपल्स पार्टी की या इत्तेहाद की तरफ से आगे कैंडिडेट बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब अगर ये फैसला करते हैं, उन्होंने पहले भी जो फैसला किया था तो वो भी एक मुनासिब फैसला नहीं था, पर ये फैसला करके अगर वो हमारी तरफ से वजारत आला शिप ले लेते हैं तो शायद उनकी अपनी सियासत के लिए नुकसानदेह हो। लेकिन वो क्योंकि जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करते हैं, धड़ेबंदियों की पॉलिटिक्स करते हैं, पावर पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, लेकिन उनके लिए शायद ये बात सूट करे कि वो साल सवा साल की जो चीफ मिनिस्ट्री है वो करके तो अपनी जमात को ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सके, ये पॉसिबिलिटी है। वो कह रहे सब उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं शायद कर सका कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो परवेज इलाही साहब के खिलाफ जा रहे हैं। परवेज इलाही को एक खानदान में ये बहस हो रही है कि कन्विंस किया जा रहा है, और दो आर्गूमेंट उनके मलूज़े खातिर हैं। एक ये है कि अगर वो पीटीआई की तरफ जाते हैं तो पीटीआई की डिक्लेरेशन आ गई हुई है, और परवेज इलाही साहब ने खुद भी कहा हुआ है कि जब इमरान खान कहेंगे तो मैं असम्बलियां डिसॉल्व कर दूंगा। तो चौधरी शुजात साहब उनसे ये बातचीत जारी है कि यहाँ पे अगर रहें तो हम 1.5 साल तक के लिए चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। और दूसरा ये है कि चौधरी शुजात की वो हमेशा से ये खानदान इकट्ठा रहा, मगर एक छोटी सी दरार तो आ गई है। उनके अपने बच्चों का भी एक सियासी मुस्तकबिल है, और उनके अपने घर के अंदर भी ये प्रेशर है कि आप अपना एक रोल इख्तियार करें। बाकी आप शायद आप सही कह रहे होंगे, पार्टी प्रेसिडेंट का और जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी का थोड़ा सा ये बहाम है। मे बी यू आर राइट। जी अमर साहब ठीक फरमा रहे हैं आप, लेकिन मेरा जाती ख्याल है जी कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, इस सूरत हाल में ना तो किसी भी एक फरीक की बात जो है इस वक्त जो वो किसी तरफ लगने वाली नजर नहीं आ रही है। क्यास की सूरत है और बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि इस वक्त जो क्राइसिस खड़ा हुआ है मुल्क का, एक तो पावर पॉलिटिक्स है, कौन हुकूमत में होगा, कौन बेहतर चलाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये देखना है कि जो चैलेंजेस इतने बड़े हैं, मेरी दानिश में कोई जमात, बशमूल मेरी अपनी जमात के, कोई जमात इस वक्त अकेले इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के इन चैलेंजेस के लिए पॉलिसी दे और सब लोग उसको साथ दे, उसका साथ चले। सबको साथ चलने की जरूरत है, बल्कि बाकी स्टेक होल्डर्स को भी साथ मिलाने की जरूरत है, तब शायद हम इस बहरान पे काबू पा सके। और उसके लिए जो इस वक्त रुकावट है, वो कल भी वही रुकावट थे, वो इमरान खान साहब है। वो जब हुकूमत में आए थे 2018 में, उस वक्त भी उनको ये ऑफर्स की गई थी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, बिलावल साहब की तरफ से भी, जरदारी साहब की तरफ से भी, हम तो सारे भी कहते रहे, मीडिया की तरफ से भी उनको आवाजें आती रही। लेकिन खान साहब का उनकी कामयाबी की दलील शायद उनका अपना पुराना माजी भी जो एक प्लेयर के तौर पे है, वो एक अक्खड़ नौजवान का, वो एक लड़ाई का, वो एक तसादम का, और मैं ना मानूं, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता, आई एम द राइट पर्सन, आई एम द वाइज पर्सन, ये जो उनका तस्वर है, ये उनके लिए प्ले किया। और मैं अगर इसका तजिया करके देखता हूँ तो इस तरह बिरादरियों में, कबीलों में
इस तरह होता है ना कि कोई एक फर्द होता है जो बड़ा डांडा अक्खड़ मिजाज होता है, वो किसी मुखालिफ को सुनता नहीं है, अपनों की भी नहीं सुनता, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, और उसके साथ जो नहीं चलता वो उसको बाय हुक और क्रोक या तोड़ देता है या उसको बिठा देता है। ऐसी कैफियत खान साहब की भी है। ये कैफियत न मुआशरे के लिए बेहतर है, न जमात के लिए बेहतर है, न मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन अब क्या करें, खान साहब को ये उनकी सक्सेस स्टोरी है और इस सक्सेस स्टोरी से वो निकलने को तैयार नहीं। खैर साहब, आपने बड़ी एक इसकी फेयर आपने असेसमेंट दिया मस्त से, स्पेशली आपने जो चौधरी परवेज अली साहब के बारे में कहा है कि उनके लिए मुश्किल होगा। ये बहुत कम लोग होते हैं कि वो अपने अपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें और उनकी मजबूरियां समझ के एक फेयर बात करें। और हालांकि आपको इसको आकर नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकल कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी अलायंस जो है उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन आपने बड़ी फेयर बात की है। अगर ये बात आप समझ रहे हैं कि वो उनके लिए मुश्किल होगा, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं आज वो चौधरी शुजात साहब के पास क्या फार्मूला लेकर गए, क्योंकि उनके पास तो 188 सीटें पूरी हैं और आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। चौधरी परवेज अली साहब वो कह भी चुके हैं, और उससे बढ़कर जब जरदारी साहब बाहर निकले, जो खबरें आ रही थी उनसे मिल के चौधरी शुजात से उन्होंने विक्ट्री का निशान भी बनाया है। तो क्या विक्ट्री के निशान से क्या समझा जाएगा? चौधरी शुजात साहब राजी हो गए, जैसे अभी आमिर भाई बता रहे थे या खबर ब्रेक कर रहे थे कि उनको कहा जा रहा है कि आप वजारत आला ले लें और आगे हमारी तरफ से ले लें। तो अंदर की खबर क्या है सर? जरदारी साहब क्या फार्मूला लेके गए थे और क्या विक्ट्री के निशान का मतलब क्या था सर? मैं क्योंकि जरदारी साहब से मुलाकात नहीं कर सकता ना, मुझे पहली बात हुई, लिहाजा मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई जब तक मुझे उनसे उस बात की खबर न मिल सके। लेकिन जनरली मैं गुजारिश करूं, इसके दो हिस्से हैं जी। एक है इस वक्त पंजाब की सूरत हाल जो आगे बढ़ते हुए हर लम्हे में ये टेंस होती जा रही है, उसका बैकग्राउंड है। और दूसरा एक बैकग्राउंड है कि कल ये जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें चौधरी शुजात साहब के बेटे और उनकी जमात के 2 या 3 अफराद उसका हिस्सा है, उनको भी तो हमने साथ लेके चलना है ना फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो वो अगर चौधरी परवेज अली साहब के साथ है तो हम उनको ये भी, यदि आप फेडरल गवर्नमेंट के हद तक तो हमारे साथ चलेंगे, तो इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। पर मेरे पास इसकी कोई हतमी दलील है नहीं। आप सब पॉलिटिकल आदमी हैं, आप कह रहे साहब, मेरा ख्याल है 2002 के इलेक्शन के बाद आपने भी कोई 20-22 साल आपको भी इसमें हो गए, 10 के सहराई में हो गए, बस सियासी जहन है आपका और बड़े इंतहा इम्पोर्टेंट आप इसमें रहे हैं, यहाँ पे आपने रोल प्ले किए, PSC में किया, आप उसके बाद पार्लियामेंट में हमने आपको देखा। कुछ आपके अपने के अंदर का सियासतदान क्या कहता है कि जरदारी साहब ने क्या ऑफर की होगी उनके, और उसके बाद उन्होंने विक्ट्री साइन बनाया? आप भी तो जरदारी साहब को जानते हैं सर इतने अरसे से, कोई रीडिंग होती है बंदे किसी, या जरदारी साहब को आप भी नहीं समझ सकते सर? उनकी सियासत आपकी समझ में बहर है। क्लासरा साहब वो जरदारी साहब को समझना तो जावेद हाशमी साहब के बकौल की चाहिए। मैं बहरहाल उनका काफी कुर्ब हासिल है, मुझसे बड़ी वो शफकत करते हैं और मेरे इख्तलाफ राय को भी बड़े हौसले से सुन लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं। जरदारी साहब के बारे में तो मुझे, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं टामक तो ये मारूंगा, अंदाजा करूंगा, और मुझे अपनी लीडरशिप के बारे में अंदाजे करके मीडिया के ऊपर डिबेट नहीं करने चाहिए, ये मुनासिब नहीं होगा इन हालात में। लेकिन एक जनरली मैं जरूर की बात करूंगा जी। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी संजीदा फिक्र की जरूरत है, बड़े तहम्मुल की जरूरत है। सिर्फ पावर पॉलिटिक्स और नैरो पॉलिटिक्स को अपनी इक़्तिदार को सामने रखते हुए अगर फैसले किए और इस मुल्क की रूलिंग एलीट ने और इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट ने अगर अपने राइट सरेंडर करने या अपने कुछ हकूक अवाम तक मुंतकिल करने या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी नाक नीची करने के फैसले न किए तो खुदा न खास्ता तुम किसी बड़े बहरान का शिकार होंगे, बहरान से निकल नहीं सके। ये कायद साहब बड़ी अच्छी आपने स्टेट्समैन वाली एक बात की है, मगर हमारा बचपन क्योंकि पीपल्स पार्टी में गुजरा और वो पीपल्स पार्टी जो हमारे बचपन की थी वो एक आमिर के खिलाफ लड़ती थी, जमहूरियत के खिलाफ लड़ती थी। मगर अभी आपने ये पावर पॉलिटिक्स के मतलब जो बात की है, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का ये जो एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर ये मुनर्रिफ अफराद को ज़ाहिर है लाचे दे के खरीदा गया, और आज भी सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि जनाब 5 बंदे मजीद हैं। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि जी कौमी उसके लिए कोई अपनी अच्छा मजारा करना चाहिए सियासत का, तो आप ये मुनासिब समझते हैं कि ये अच्छी सियासत तो हो रही है, ये पावर पॉलिटिक्स और ये जोड़ तोड़ और प्रीतो फोकस? जी देखिए ना, एक तो है तो या बुकिश पॉलिटिक्स की बात, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है
कि जो असूल की पॉलिटिक्स है, जो प्रिंसिपल सियासत है, वो तो वही तकाजा करती है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन किसके साथ प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करनी है और कितने अरसे तक करनी है, क्या खान साहब ने कोई एक शायबा भी कभी दिया है उस प्रिंसिपल पॉलिटिक्स का जिसका आप मुझसे तकाजा कर रहे हैं या मुझसे तवक्को कर रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब आपका अपना वजूद खतरे में पड़ जाए और मुखालिफ आपको किसी तरह भी स्पेस देने को या आपकी बात सुनने को या चीजें आगे लेके चलने को तैयार ना हो, तो फिर ना चाहते हुए बिल्कुल बददिली के साथ भी फिर डू इन रोम एज रोमन्स डू। ये मैं मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन बाज़ औक़ात ये हालात आपको मजबूर कर देते हैं कि आप इस फ्रेज के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। और खान साहब ने अभी तक की पॉलिटिक्स में उसके सारे रास्ते खोले हुए हैं, अभी ताज़ा तरीन भी उन्होंने यही काम किया है, लिहाजा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आइडियलिस्टिकली हमें वो करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का अपना एक माजी है और हमें हमेशा हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि पीपल्स पार्टी का माजी रहा हुआ है और बेनजीर साहबा खुद ये लोग खरीदो फरोख्त का शिकार रही है, इसीलिए मैं ये बात एक चीज और भी है ना आमिर मतीन साहब, एक और चीज भी है। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने 50 साल में इस सारे सफर के अंदर जितनी मार खाई है, जितना पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया है, अल्टीमेटली वो सर्वाइवल के लिए अपने खौफ से, अपने अंदर जो लड़ाई का मुसलसल, अपने लोगों को तोड़ा जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर डाले जा रहे हैं, केसेस बनाए जा रहे हैं, तो जमात के अंदर कई तरह के कंप्रोमाइजेस आपको करने पड़ जाते हैं जो हालात के तहत, जबर के तहत करने पड़ते हैं। वो आज वो सारे कुछ होने के बावजूद, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने नहीं किए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो करने पड़े, लेकिन इसके बावजूद मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि पीपल्स पार्टी आज भी जमहूरियत की बात हो, इंसानी हकूक की बात हो, समाज की बात हो, इस मुल्क के डिप्रेस्ड क्लासेस की बात हो, आज़ादी राय की बात हो, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो, फेडरल सियासत की बात हो, तो पीपल्स पार्टी आज भी आपको बाकी सबसे आगे नजर आएगी ना। वो शेर है ना कि हम सोहल तलब कौन से फरहाद से, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। आज भी ऐसा ही है। वाह, बड़ी खूबसूरत आपने इसमें सर एक आपने ये ह्यूमन राइट्स की बात की, जैसे आमिर भाई ने कहा कि आप सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी पे न तशद्दुद हुआ है, जेलें भुगती, फांसियाँ लगे, शाही किले हुए, आपके वर्कर्स पे तशद्दुद हुआ, बहुत कुछ। आज हमने कराची में देखा है सर, उससे हट के थोड़ा सवाल हो जाएगा, वहाँ ख़वातीन टीचर वो एहतजाज कर रही थी और उनको जिस तरह बुरे तरीके से वहाँ पे पुलिस ने टार्चर किया है, मारा है, सब कुछ किया है, तो ये लोगों को फील नहीं होता थोड़ा सा कि आपने जैसे अभी कहा डू इन द रूम एज अ रोमन्स डू, आप भी अल्टीमेटली स्टेट की मशीनरी जो है उन्हीं आके लोगों पे जो आके एहतजाज करते हैं अपने राइट्स के लिए, हकूक़ के लिए, तो पीपल्स पार्टी भी वही काम शुरू कर चुकी है सर। ये कराची में आज जो है ख़वातीन को मारा पीटा गया सर, वहाँ पे जो टीचर्स हैं। सब आज हुआ है, इससे पहले भी 2-4 दफ़ा हुआ, ये बात दुरुस्त है। एक ना हमारे मुल्क के अंदर ओवरऑल हमारे रवैयों में, आप आर्गू करते हैं लोगों के साथ, आप मीडिया में टाक करते हैं, आप जनरली बैठे हुए बातें करते हैं, तो आपने देखा है ना कि लोगों के अंदर बर्दाश्त कम होती जा रही है। ट्रू। डेमोक्रेसी का कमाल ये होता है कि ये माशरे के अंदर सॉफ्टनिंग करती है और लोगों में डेमोक्रेटिक टॉलरेंस आती है, और जो डिक्टेटरशिप है वो आप पे सख्त रवैया लेके आती है, वो राइटियसनेस की बात करती होती है, और बंदा समझता है, मैं कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ अमर वतीन तुम नहीं समझते, मैं समझता हूँ, ये वाला रवैया पनपता जाता है। और जो हार्डशिप है, ताकत का इस्तेमाल है, तशद्दुद का इस्तेमाल है, ये ओवरऑल हमारे माशरे का हिस्सा पिछले 40 साल में ये बहुत ज्यादा प्रिवेल कर गया है। हमारी कोशिशों के बावजूद हम इसको तोड़ नहीं पा रहे। हाँ, सिंध के अंदर भी इसका बहुत तशद्दुद रहा। वो इदारा जिसके जरिए अपने लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है, उसको कोई डायरेक्ट ये आगे ऑर्डर तो नहीं दे करेगा कि आप इस तरह हैंडल करो, लेकिन हमारी ओवरऑल जो रवैये हैं माशरे के, वो हमारे इदारों के ऊपर भी जाते हैं। अब पंजाब की तरफ आते हैं सर थोड़ा सा दोबारा। एक जो मेरी कुछ बात हुई पीपल्स पार्टी के लोगों से, साउथ में सराइकी इलाकों में से इधर उधर वहाँ पीपल्स पार्टी का ज़्यादा प्रेजेंस रही है, वो ये समझते हैं कि जब से आपकी पार्टी जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ मिली है, जो आपका जियाला है वो रिकनसाइल नहीं कर सका इस फैक्ट से कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ मिला जाए या उनके साथ अलायंस किया जाए, और उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ के उन्होंने नवाज शरीफ साहब का साथ देने के बजाय वो इमरान खान साहब की साइड पे चलेंगे। स्पेशली मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, साउथ का वहाँ से उनके हमारे सराइकी में कहते हैं करोड़े मिलना, उनके करोड़े नहीं मिलते उनके नवाज शरीफ साहब की पार्टी से, इसलिए वो हमेशा प्रेफर करते रहे, पीपल्स पार्टी ज़्यादा जीतती रही है साउथ से। अब वो कहते हैं कि क्योंकि आपने वो आके पॉलिटिक्स छोड़ दी है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स छोड़ी है, आपने आके नवाज शरीफ साहब ने कंपनी से दोबारा मिल गए, तो उनके पास जो ऑप्शन था
वो इमरान खान साहब था और उसके बाद बड़ी तेजी से वो सारे के सारे जो आपका सिंपथाइजर था, आपका वोटर था, वो पीटीआई की तरफ चला गया है। इज इट ट्रू? क्लासा साहब, ये बात दुरुस्त है कि हमारा और मुस्लिम लीग का एक तवील तल्ख माजी था, और मुस्लिम लीग जो थी ये उस आमरीत के साथ चलती थी और पीपल्स पार्टी प्रो डेमोक्रेसी की बात करती की पॉलिटिक्स करती थी। इसमें डिवीजन हुई मुआशरे के अंदर बच्चा, और हमारा तल्ख माजी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रहा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पिछले इलेक्शन से पहले भी मुस्लिम लीग की प्रेजेंस, फुटप्रिंट्स तो वहां उनके भी बड़े मजबूत हैं। अगर पिछले इलेक्शन में वहां पे जनूबी पंजाब महाज ना बनवाया जाता इमरान खान साहब को सपोर्ट कराने के लिए, तो शायद मुश्किल होता इनकी जमात का हुकूमत बना लेना और मुस्लिम लीग को उसके वोट को तोड़ लेना। तो ये बात भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारा कारकुन न सिर्फ साउथ में बल्कि जनूबी पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में भी हमारा कारकुन पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां भी हुआ, जिसको पीपल्स पार्टी का जो अपना कैंडिडेट है वो प्रॉपर नहीं मिला, उसने मुस्लिम लीग के साथ जरा उसको फार्म करना मुश्किल है। लेकिन ये याद रखिए कि यही हमारा चैलेंज है। हमने अपने कारकुन को ये बात रियलाइज करानी है, ये हमारी लीडरशिप का भी चैलेंज है कि हम अगर नवाज शरीफ साहब के या मुस्लिम लीग के या माजी के मुखालफों के साथ है, वो तो काफ लीग की भी यही सूरत हाल है ना, काफ लीग के साथ भी हमारा यही रिश्ता रहा। तो हमें अपने कारकुन को इस बात पे एजुकेट करना है कि इस वक्त गिवन सर्कमस्टांसिस में अब हमें देखना है कि आज हमारे चैलेंजेस क्या हैं। हम अगर आज खड़े होकर माजी में जिंदा रहना चाहेंगे तो फिर लास्ट क्वेश्चन सर, एकेडमिकली यू आर वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। सम टाइम मैं कहता भी था आपके शायद शो में, मैंने एक दो दफ़ा कहा भी था कि कैरा साहब की गुफ्तगू सुन के बाज़ दफ़ा लगता है कि इनको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का एक पॉलिटिकल साइंस का वो होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, उस पर वो अच्छी गुफ्तगू और अच्छी एकेडमिकली बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लास्टली सर, ये ग्राउंड रियलिटीज़ आप भी देख रहे हैं और आप लोगों ने सफ़र किया, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ आप जैसे लोगों ने सफ़र किया, नदीम चंद साहब ने किया और उसके बाद एतजाज़ एहसन साहब ने किया, कि जिनकी कंस्टिट्यूंसी वो ऐसा ऐसा इरोड होती गई है वहाँ पंजाब में कि इस वक्त बड़ी मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए कि आपके पास वो वोट बैंक नहीं रहा अगेन इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से। अगर इलेक्शन होता है, चले साल बाद इलेक्शन होता है, आपके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि आप अपनी पार्टी को रिवाइव कर लेंगे, पंजाब में कुछ सीटें निकाल लेंगे और कुछ जो वर्कर है वो आपके पास वापस आएगा? क्योंकि आप तो उसमें नवाज शरीफ के साथ अलायंस में बैठे हुए हैं, कोई है आपके पास आप समझते हैं मजीद आपके लिए पंजाब में एम्बेरसमेंट होगी अगले इलेक्शन में? क्लासा साहब, गुजारिश है, पहली तो बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे बारे में हमेशा आप अच्छे लफ्ज फरमाते हैं, तो मैं आपका मशहूर हूँ। गुजारिश है कि इस मुल्क की सियासत में वो मैं हूँ, चौधरी मंजूर है, एतजाज़ एहसन साहब तो खैर हमारे सीनियर हैं और उनका अपना एक बहुत बड़ा मकाम है, या नदीम चंद साहब हैं या बाकी दोस्त हैं। जितनी आइडेंटिटी हमें पीपल्स पार्टी ने इस तर्ज सियासत में दी है, यकीनन हर कारकुन की ये ख्वाहिश होती है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है कि मैं अवानों में पहुंचूं, मैं असम्बलियों तक जाऊं। लेकिन जो आइडेंटिटी हमें, जो इज्जत हमें लोगों के दिलों और दिलों में आज इस असूली सियासत की वजह से, यानी सो कॉल्ड असूली सियासत की वजह से बनी है, क्या ये जिंदगी के लिए काफी नहीं है? क्या ऐवानों में जाना ही वाहिद रास्ता है? हाँ, रहा ये चैलेंज, इसके हल के लिए बहुत सारी चीजें हम भी कर रहे हैं, हम कोशां भी हैं, आपको भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि वक्त भी कई दफा उछाले देता है। ये जो इस वक्त सूरत हाल है ना, ये किसी तरफ भी कोई असूली पॉलिटिक्स नहीं हो रही। आज इमरान खान का नैरेटिव भी सारा जो साजिश का या अपने आप को खतरे का या लूट मार का, ये सारे का सारा, या एक खानदानी सियासत का, वो उनके अपने गिरदो नवा में भी बैठे हुए लोग वही कुछ हैं और उनका साजिश का बयानिया भी बिल्कुल झूठ है। लेकिन वो आस्ता आस्ता वो भी एक्सपोज हो रहा है। जो सोशल मीडिया आज उनकी ताकत है, साथ ही साथ उनको एक्सपोज भी कर रहा है। सो बाज़ औक़ात ऐसे कंफ्यूजन में आपके लिए चीजें और हालात ये रास्ते क्रिएट करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए चैलेंज है। मैंने पहले गुजारिश की ना कि हमें अपने कारकुन को, अपने साथी को और इस मुल्क के नौजवान को ये रियलाइज कराना है कि हम जहां खड़े थे, हम प्रिंसिपली आज भी बाकी जमातों से बेहतर खड़े हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा। और हमें लोगों से खाली नैरेटिव का नहीं, नैरेटिव की बुनियाद पे नहीं, हमें प्रिंसिपल की बुनियाद पे, हमें नजरिए की बुनियाद पे आगे बढ़ना होगा। लोगों को बताना होगा कि उनकी डिमांड क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। ये जो खाली नैरेटिव होता है ना, ये खाली क्रिटिसिज्म की हद तक होता है। क्रिटिसिज्म नौजवानों को बड़ा पसंद होता है। मैं जब जो नौजवान था तो उस वक्त मैं भी समझता था कि इस मुल्क के सरमायादार, ताकतवर, जागीरदार लूट के खा गए
और इनको फौरी तौर पर खत्म करना है और साल 2 साल में हम इंकलाब ले आएंगे। लेकिन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो ठहराव का नाम है और वो ग्रेजुअल तब्दीलियों का नाम है। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये चैलेंज जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ इंडिविजुअली मेरी जमात के लिए मेरी खिदमत ये होनी चाहिए कि मैं सीट निकालूं, मेरे बाकी लोग भी निकालें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे हल्के के अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग मेरी जात के साथ, मेरी सियासत के साथ इख्तलाफ नहीं करते। वो हालात के तहत बात ग्रुप पॉलिटिक्स, घड़े की पॉलिटिक्स, उसमें जरूर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी को आप एक बहुत बेहतर पोजीशन में। बहुत शुक्रिया कैरा साहब, आपने बड़ा कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस दिया। थैंक यू वेरी मच। जमान कैरा हमारे साथ मौजूद थे और वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर होने के लिए ये ज़रूरी है कि एक तहम्मुल और एक सब्र के साथ इस प्रोसेस को आगे चलने दिया जाए। इसी सवाल को लेकर आगे चलेंगे ब्रेक के बाद। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब आप साथ मौजूद हैं? अच्छा, उनको अभी ले रहे हैं साथ फ़ोन पे। क्लास साहब, खैरा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और आपने जिस तरह से बिल्कुल सही से कहा कि एकेडमिक लिहाज से देखा जाए तो उनकी गुफ्तगू बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी सही थी। लेकिन उससे कतई नज़र अगर एक प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो केओस इस वक्त पंजाब में है, इतने सब्र तहम्मुल का मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त? क्योंकि डॉलर को अगर आप देखें, मईशत को अगर आप देखें, और ओवरऑल पंजाब में कोई हुकूमत ही नहीं है पिछले कितने अरसे से। तो डू यू थिंक कि ये कोई आराम से बैठ के और इफ़ाम व तफ़हीम से हल होने वाले हालात अभी इस वक्त रह गया मौका? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इस हक़ में हूँ और ये स्टेट करने दें मुझे इस पर अपने मेरा माइंड सेट है। ये गलत कर रहे हैं जरदारी साहब। ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप परवेज़ इलाही साहब को और PTA को हुकूमत बनाने दें, कोई क्या मत नहीं आ जाती। जमहूरी मुल्कों में एक तरफ आप जमहूरियत के वो बनते हैं, मामे चाचे बनते हैं सारे जी, कि हमने जमहूरियत के गॉड फादर्स हैं। 180 सीटें हैं वहाँ PTA के पास हैं, 8-10 इनके पास हैं, तो उनको बनाने दें। आप यहाँ वज़ीर आज़म बैठे हुए, एक पाकिस्तान में नया तजर्बा भी तो होना चाहिए। पहले ये होता था कि वज़ीर आज़म साहब जब यहाँ बैठते थे तो कोई ना कोई सूबा उनकी पार्टी का होता था। बेनज़ीर भुट्टो थी तो सिंध था, गिलानी साहब थे तो सिंध था उनके पास, पंजाब, मतलब इस तरह की चीज़ हमने थे। नवाज शरीफ साहब थे तो पंजाब था। अब हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है। जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है यहाँ पर सेंटर में, उसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, इसलिए ये परेशान है। ये समझते हैं, जो मैंने भी बात की थी पहले इस पर, कि ये तो 24 किलोमीटर के उसके वज़ीर आज़म हैं और इनके वज़ीर बैठ के वो काम करेंगे जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के लोग करते हैं, सेक्शन ऑफिसर के काम है। जो आपने 50-60 की कैबिनेट रखी हुई है, आपके पास सूबा नहीं है, तो फिर देन यूजलेस। और इनको जो खौफ है कि अगर पंजाब चला जाता है इनके हाथ से तो फिर तो इनके पास कुछ भी नहीं बचता, तो ये फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद अगर परवेज़ इलाही साहब ने कंपनी जो है अगर वो डिलीवर कर लेते हैं तो अगर इलेक्शन वो जीत जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मैं आपसी बात से एग्री करता हूँ, इन्होंने स्टेबिलिटी लानी है जो नहीं लानी। जरदारी साहब का आज जाना, जोड़ तोड़ करना और उनको चौधरी शुजात साहब को मनाना मनूना, जो गोडे गिटे उनके उनकी चंपी वगैरह जो भी की होगी, ये मेरा ख्याल मज़ीद पोलिटिकल उसकी तरफ जाएंगे, मज़ीद खरीदो फरोख्त होगी। अब मज़ीद 8-10 लोग जो हैं उसमें मिनारिटी के हैं, उनको वज़ीर आला उनको बनाएंगे। मतलब मेरा नहीं ख्याल, ये आप उसकी गलत बुनियाद रख लें। ठीक है, आप कहेंगे दैट्स ए पॉलिटिक्स इज ऑल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, हम अलाइज के पास जा रहे हैं, हम उनको तो नहीं तोड़ रहे, उनको PTA को तो नहीं तोड़ रहे, हम चौधरी परवेज़ इलाही के पास जा रहे हैं। पहले भी गए थे हम, उनसे बातचीत हमारी फाइनल हो गई थी। हम उनको कह रहे हैं कि आप हैं, हमारी तरफ से बन जाएं। लास्टली अगर आमिर साहब साथ हैं फिर उनसे पूछे, वैसे चौधरी को किस्मत को दाद तो दें। वो हमने वो सुना हुआ था मुहावरा कि किसी बंदे का सर और उंगलियां जो है ना सारी कढ़ाई में होना। इस वक्त चौधरी साहबान बेचारों को समझ नहीं आ रही, इतने ऑप्शंस हैं कि एक तरफ पे यहाँ पे पूरा शरीफ खानदान, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब मिन्नतें कर रहे हैं, वो पीछे पड़े। दूसरी तरफ खान आजम इमरान खान, जो उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, वो जनाब उनके पास बैठे हुए हैं, उनके कदमों में बैठे हुए हैं कि हुजूर आप हैं, संघासन संभालें, आप यहाँ वजीर लगें। ये चौधरी का पीक टाइम है मेरा ख्याल है, दैट्स मैक्सिमम। कि इमरान खान साहब जैसा एक माचो एक इंसान जो किसी को कुछ नहीं समझता, वो चौधरी के पास बैठे हुए कल जा रहे हैं कि भाई साहब आप हैं, आप बने। इधर से जरदारी साहब पाँव पकड़ के बैठे हुए चौधरी शुजात के। ये दाद देनी पड़ेगी, किस्मत के धनी निकले माशाल्लाह चौधरी जो है जी। ये दाद वाकई के मैं कल के रूप में आ गए हैं। मगर मेरी एक मजीद खबर दे दूंगी, इस वक्त लाहौर के अंदर खजानों के मुंह खुल चुके हुए हैं, तो किसी चीज की भी पॉसिबिलिटी है। अभी मैं सुनता था हमारे दोस्त आरिफ भट्टी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जनाब इस बाई इलेक्शन के बाद कौन पागल होगा जो कि PTA का बंदा जो है ना वोट वो अपने मुखालफों को दे।
मगर वो जो पागलाना हद तक पैसा सुन रहे हैं, जिस बंदे ने करप्शन कर ली है वो कहता है कि दफा पैसे ले लूं, और पैसे बहुत ज्यादा बड़ी रकमों की ऑफर चल रही है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। मगर आज मैं क्विकली कह दूं कि चौधरी फवाद साहब ने एक अपनी दुर्फितरी छोड़ी कि जी हमारे आप भी नेशनल असेंबली में 5 बंदे राब्ते में बंदे हैं और हम किसी वक्त भी यहाँ की गवर्नमेंट उतारे। मुझे नहीं समझ आ रही ये ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर उनकी गवर्नमेंट पंजाब में बन जाती है तो वो एक धरना लेके आ जाए तो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द चारों तरफ आजाद कश्मीर गवर्नमेंट भी उनकी, बिल्कुल बलूचिस्तान की भी, केपी की भी और पंजाब भी उनका हो जाए तो वो एक धरने की सूरत में वो वाला फैक्टर अलग है। मगर असेंबली के अंदर कुछ नहीं कर सकती पीटीआई जब तक असेंबली का हिस्सा ना बने, क्योंकि वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 60-70 बंदा चाहिए, वो बंदा ही नहीं है। और अब ये अगर जाएं भी तो इस बात की इम्कान है कि वो इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें, शायद ये लड़ाई हो जाए। तो ये वहां पे अंदर जाए बगैर ये पता नहीं क्या चौधरी कई दफा ऐसी बात कर देते हैं, मुझे तो कोई उसकी तुक नहीं समझ आई है। बेवकूफाना सी बात है कि जी हमारे पास बंदे रास्ते में हैं जिससे कि हम किसी वक्त भी चाहें तो यहाँ पे इलेक्टोरली और लीगली नेशनल असेंबली के अंदर और पॉलिटिकली वो इम्पॉसिबल है जब तक ये असेंबली का हिस्सा ना हो। अगर असेंबली का हिस्सा हो तो ऑफकोर्स 2 लोगों से जो गवर्नमेंट है, एलाइज भी बेचारे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो इसलिए एमक्यूएम की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, बाप की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वो कुछ भी चाहे, उनके पास 70 बंदे ही नहीं है कि जिससे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सके। सो उस हद तक ये बिल्कुल सेफ बैठे हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहीं जा रही अनटिल के ऊपर से कहीं फैसला हो या बिल्कुल जो है ना यहाँ पे स्टैंड स्टिल हो जाए, पाकिस्तान में श्रीलंका वाली सिचुएशन हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने डिटेल्ड इस सवाल का जवाब दिया और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।